FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत सभी किसान भाई बहनों का। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मैं हूं रजनीश। रजनीश, देखिए बरसात का मौसम आ गया है और बरसात का मौसम हमारी फसलों के लिए अमृत तुल्य है, क्योंकि ये नव जीवन लेकर आता है, संवर्धन का मौसम कहलाता है। और जब इस मौसम की बहुत सारी खूबियां होती हैं, वहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खेती किसानी में प्रयोग करने वाले जो उपकरण हैं, जो यंत्र हैं, उनका रख रखाव भी बेहद ध्यान पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये नमी का मौसम होता है, लोहे की चीजों पे जंग लग जाता है और हमारे किसान भाई बहन कृषि उपकरणों पर बहुत कुछ पैसा उनका इन्वेस्ट भी होता है। तो इन चीजों का कैसे ध्यान रखना है कृषि उपकरणों का, इस बात पर हम खास बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और भी जानकारी है जो अपने किसान भाई बहनों को देना चाहेंगे, क्योंकि हमारी भारत सरकार बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाती है जिससे कि हमारे किसान भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और देखिए, हमारे जो किसान की बात कार्यक्रम है, इसमें हमारी जो कोशिश, हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने सभी किसान भाई बहनों को समसामयिक विषयों पर एकदम सही सटीक जानकारी उन तक पहुंचाएं। और हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि जो भी कृषि वैज्ञानिक हैं वो हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाई बहनों को सीधा उनकी समस्याओं का हल दें और साथ साथ जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसके बारे में हम वो जानकारी उन तक पहुंचाएं। तो जैसा कि किसान मित्र जानते हैं कि भारत सरकार एवं कृषि मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका वे लाभ ले रहे हैं। और इसी प्रकार से एक योजना है कृषि अवसंरचना कोष, यानी कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये क्या है और इसका हमारे किसान मित्र और युवा साथी किस प्रकार लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम अपने सभी किसान भाई बहनों को विस्तार से जानकारी दिलवा रहे हैं। और ये जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विस्तार श्री सेमवल प्रवीण कुमार जी, और इनसे बात कर रहे हैं विजेंद्र सैजवान। तो आइए सुनते हैं ये खास जानकारी। हम सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे कृषि क्षेत्र की देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति में एक अहम हिस्सेदारी है। देश बड़ा है, जनसंख्या बहुत अधिक है, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं और वैश्विक जलवायु परिवर्तन का भी दुष्प्रभाव है। हमारा कृषि क्षेत्र बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, परंतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के अथक प्रयासों से भारत का कृषि क्षेत्र एक बार फिर से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। सरकार ने अब देश के किसानों की दशा दिशा सुधारने के लिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के बीज भी बो दिए हैं। केंद्र सरकार ने इस मंतव्य से कई योजनाएं और कार्यक्रम भी तैयार किए हैं। इन सभी योजनाओं का एक ही उद्देश्य है, देश के किसानों की आय में वृद्धि हो, उनकी लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े और वो विश्व स्तरीय हो। ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी योजना है कृषि अवसंरचना कोष, जिसे वर्ष 2020 में लागू किया गया। हमारा सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं स्वयं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विस्तार श्री सैमुअल प्रवीण कुमार जी। नमस्कार सर, कार्यक्रम किसान की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी।
प्रवीण जी, सबसे पहले तो ये बताइए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कृषि अवसंरचना कोष क्या है? कृषि अवसंरचना कोष यानी AIF हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण के लिए मध्यम दीर्घ अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 1 लाख करोड़ का ये कोष किसानों, कृषि उद्यमियों, FPO, SHG, APMC और अन्य किसान समूहों और सरकारी एजेंसी को फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ऋण के रूप में उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत बैंकों के साथ ऋण के लिए 9% ब्याज की सीमा तय की गई है और साथ ही मंत्रालय 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान कर रहा है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए लाभार्थियों को कोई कोलैटरल प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से ये टॉप अप योजना है जिसमें किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की योजना के साथ जोड़ने की अनुमति भी है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे पोर्टल www.agriinfra.dac.gov.in पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है और ये बहुत ही सरल और पारदर्शी प्रक्रिया है। धन्यवाद प्रवीण जी। ये भी बताइए कि इस योजना का मंतव्य क्या है और इस योजना को क्यों शुरू किया गया? AIF योजना देश में कृषि के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए शुरू की गई है ताकि कृषि क्षेत्र में होने वाली कुछ बड़ी समस्याओं का निवारण किया जा सके, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के कमी के कारण कटाई के बाद होने वाली भारी नुकसान जो लगभग 10 से 30% तक है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की धीमी दर, बिजलियों पर निर्भरता, कृषि वैल्यू चेन में किसानों की सीमित भागीदारी और दीर्घकालिक वित्तीय सेवाओं की कमी, ये इस स्कीम के शुरू करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है। प्रवीण जी, ये आपने कटाई उपरांत नुकसान की बात कही, ये बता सकेंगे कि ये कटाई उपरांत नुकसान होने के क्या क्या कारण हैं? इसके कई कारण हैं, जैसे कि फसल के बाद के बुनियादी ढांचे की कमी, उच्च कृषि पद्धतियों पर सीमित तकनीकी की जानकारी, कृषि विपणन में अल्प जानकारी व मार्केट पहुंच से दूर, ये सब ऐसे कारण हैं जिसके वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस यानी फसल उपरांत नुकसान जो है 10 से 30% तक है। AIF द्वारा अगर हम इन सब समस्याओं का अगर हल निकालें तो फसल उपरांत नुकसान काफी दर तक कम हो सकते हैं। वर्तमान में अवसंरचना कोष की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए। अब तक हमें अपने पोर्टल पर लगभग 24,000 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13,000 परियोजनाओं को विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इन परियोजनाओं का कुल लागत लगभग 17,000 करोड़ है। हमें लगभग सभी प्रकार की योग्य परियोजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से बड़ा हिस्सा गोदामों के लिए है। अब तक 6,500 से भी अधिक गोदाम परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा हमें कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चेम्बर्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, कस्टम हायरिंग सेंटर्स आदि के लिए भी बहुत सारे आवेदन मिल रहे हैं। साथ ही वक्त के साथ ड्रोन, रिमोट सेंसिंग आदि आधुनिक तकनीकों के लिए भी आवेदन आने लगे हैं। मुझे यकीन है कि इस तरह की सभी परियोजनाओं से भारतीय कृषि प्रणाली और प्रभावशाली बन जाएगी। प्रवीण जी, आपने उल्लेख किया पोर्टल का, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को उस पोर्टल की जानकारी भी दे सकेंगे? AIF स्कीम पहले दिन से पोर्टल बेस्ड है। ये जो पोर्टल मैंने बताया आपको www.agriinfra.dac.gov.in है, इसमें आपको पहले पंजीकरण करने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें जो प्रक्रिया है वो पोर्टल में आपको अपने आप ले जाएगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप जिस तरह के प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसके DPR के डिटेल्स और जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उनके डिटेल्स, उनके इंटरेस्ट रेट्स, सारे डिटेल्स उसमें उपलब्ध हैं। बहुत ही सरलता के साथ आप अपना एप्लीकेशन उसमें फाइल कर सकते हैं लोन के लिए। प्रवीण जी, युवा वर्ग भी इस योजना से लाभ उठा सकता है क्या? ग्रामीण क्षेत्र में भी इसमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे? कृषि उत्पादन को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए आवश्यक नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। इसलिए हमें युवाओं को कृषि में फिर से शामिल करने की आवश्यकता भी है। कृषि प्रणाली में बहुत सी नई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं और सरकार युवाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष नीतियां बना रही है। उदाहरण के लिए छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने के लिए AIF सस्ता ऋण प्रदान कर रहा है और स्वाम नामक एक अन्य योजना है जो युवा कृषि सार्थकों को 40% कैपिटल सब्सिडी प्रदान करती है। इसका मतलब ये है कि छोटी सी राशि का निवेश करके ही वे आकर्षक आधुनिक तकनीक के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
प्रवीण जी, आप जानते ही होंगे देश के जो हमारे अधिकतम किसान हैं लगभग 80% छोटे और सीमांत हैं और उनके पास लगभग 5 एकड़ से भी कम ही भूमि होती है। क्या वो भी इस योजना से लाभ उठा सकते हैं? अगर इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनकी सूची आप देखेंगे तो सबसे पहला नंबर किसानों का है। किसान समूह और बाकी उद्यमी, एफपीओ, एपीएमसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सब के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कर रहे हैं एएफ के तहत। किसानों के लिए प्रोसेसिंग सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेजेस, छोटे गोदाम, ऐसे सुविधाएं बनाने के लिए एएफ के तहत जो लोन उपलब्ध कराया जाता है वो 1 लाख से लेकर 2 करोड़ तक है। छोटे से छोटे किसान भी आसानी से ऋण उपलब्ध करा के अपना जो एएफ के तहत प्रोजेक्ट लगा के उससे अपना स्टोरेज करके जो फसल है उसका मार्केट तक पहुंचने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय के लिए उनको स्टोर करके उनका जो नुकसान कम करा के मार्केट वैल्यू ज्यादा प्राप्त करने के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा देती है। कोई अन्य जानकारी इस योजना से जुड़ी जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें? सभी राज्य सरकारों ने इस योजना के महत्व को जानते हुए इस योजना को सफल बनाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान एएफ सबवेंशन के अलावा अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के इस योजना के सफल और निर्बाध कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंध इकाइयां हैं। ये स्पष्ट है कि कृषि अवसंरचना क्षेत्र में नियोजित निवेश उत्पादकता बढ़ाने और फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एएफ के निवेश के लिए दीर्घकालिक संस्थागत वित्तीय सुविधा प्रदान करने वाली पहली योजना है। मैं चाहता हूं कि किसान और किसान समूह, कृषि उद्यमी और अन्य सभी लोग इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और फार्म टू फोर्क जीरो फूड लॉसेस जो हमारी ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रवीण जी। किसान की बात कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा है हमारे देश के किसान आपके द्वारा कृषि अवसंरचना कोष पर दी गई इस महत्वपूर्ण जानकारी से जरूर लाभान्वित होंगे। नमस्कार। धन्यवाद। तो अभी हमने कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर जानकारी ली और इस बारे में जानकारी दे रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विस्तार श्री सेमवल प्रवीण कुमार जी, और इनसे बात कर रहे थे विजेंद्र सेजवान। तो मुझे लगता है कि प्रतिमा जो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली तो हमारे जो भी युवा किसान हैं खासतौर से उनको बहुत फायदा होगा और वो इस जानकारी का बहुत अधिक लाभ उठाएंगे और प्रेरित होंगे। जिस तरीके की उन्होंने बातचीत की उससे प्रेरित भी होंगे। तो हम अपने विषय पर आएंगे, उससे पहले सुनते हैं एक संदेश। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो रजनीश, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि हमारा आज का विषय है बरसात के मौसम में कृषि यंत्रों का रखरखाव, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एच.एल. कुशवाहा, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों जी। और प्रतिमा कि इस बारे में हम अपने किसान भाई बहनों को भी बता दें कि अगर उनकी कोई भी इस विषय को लेकर कोई भी समस्या है, कोई भी जिज्ञासा है, तो वो डॉक्टर साहब से सीधा सवाल कर सकते हैं और हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। जो हमारा फ़ोन नंबर है, जो दिल्ली से बाहर के लिए जो STD कोड है वो है 011 और फ़ोन नंबर है 23 42 16 08 और दूसरा नंबर है 011 2342 1081। और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो इस तरह से है 70111086
तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी वो हमें अपना कोई भी संदेश भेज सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी हमारे किसान भाई बहन प्रगतिशील हैं और वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें संदेश भेज सकते हैं। वो सिर्फ व्हाट्सएप पर FNH लिखकर, अपने गांव का नाम लिखकर, अपना नाम लिखकर, जो भी उनका संदेश है या जो भी जिज्ञासा है वो इस बारे में हमसे पूछ सकते हैं। और एक छोटी सी बात ये भी कहूंगी कि जब हमारा कोई किसान हमें फोन करता है या व्हाट्सएप करते हैं तो उनका वो संदेश एक किसान का नहीं होता, हमारे हिंदुस्तान के सारे ही किसान सुन रहे होते हैं और उनकी समस्या का निदान हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि विषय है, हम विषय पर आते हैं। कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जो मुख्य रूप से कृषि कार्य में प्रयोग किए जाते हैं? देखिए मैडम, अगर कैटेगरी वाइज जगह देखा जाए कि अलग अलग तरह के यंत्र हैं, जैसे कि एक छोटे यंत्र को आप ले लीजिए, कटाई वगैरह के काम आती है, या आप घरेलू पर्पज में जो यूज करते हैं, खासकर हंसिया से लेकर के, खुरपी से लेकर के, छोटे इक्विपमेंट से लेकर हर चीज़ काम आती है। अब थोड़े से बड़े में जाएं तो आजकल देखेंगे पावर टिलर है, या ट्रैक्टर चलने वाले यंत्र हैं, या दूसरे कहें थ्रेशर हैं, कटाई के लिए रीपर है। बहुत से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो छोटे मीडियम साइज में आप कर सकते हैं, जिसको कहते हैं। और जब बड़े में कहें तो कंबाइन है, जैसे कंबाइन होती है कटिंग के लिए, गेहूं कटिंग के लिए, अभी किसानों ने यूज़ किया होगा इस बारिश आने से पहले। और इस प्रकार से ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह बहुत से ये सब बड़े बड़े इक्विपमेंट में मशीनरी में आते हैं, जिसको हर किसान के पास, छोटे से लेकर बड़ा, कोई ना कोई यंत्र हर किसान के पास होता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि छोटे, मध्यम और बड़े 3 तरह के यंत्र होते हैं, और जैसे कि आपने कहा छोटे यंत्र तो सामान्यतः किसान अपने घर में ही रख लेते हैं, लेकिन जब मध्यम या बड़े यंत्रों की बात करें तो कहीं वो बाहर पड़े रह जाते हैं, तो बारिश का मौसम है तो कहीं जंग लग सकता है। तो किस किस तरह की जो छोटी छोटी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ताकि हमारे यंत्र एकदम सही रहें और अच्छे से काम करें? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए होता क्या है, अभी किसान कटाई और थ्रेसिंग वगैरह का काम किए हैं, मई जून में किए हैं, उसके बाद बारिश का मौसम आ गया है। जनरली होता क्या है कि जैसे थ्रेशर हुआ या कोई कटाई का दूसरे यंत्र हुए, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि थ्रेसिंग वगैरह करने के बाद किसान उसको सहेजने में लग जाता है अनाज को। तो इसलिए कई बार हमारे थ्रेशर या इक्विपमेंट या मशीनरी जो है बहुत बढ़िया से सहेज नहीं पाते हैं उसको। ऐसा सच ही जहाँ है कोशिश करते हैं कि चलो हम रख लेंगे, और उस समय आ जाती है बारिश का कुछ कई बार नहीं संभावना होती है और भीग जाता है। उसमें होता क्या है कि कई बार उसमें भूसा वगैरह चीजें उसके अंदर होती हैं, कई बार अनाज के दाने भी होते हैं। बारिश आने के बाद धीरे धीरे उसमें जो है रस्टिंग, देखिए कोई भी मशीन हो, इस समय चूंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, आर्द्रता बहुत ज्यादा होती, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती, एक सिंपल सी कोई भी आप लोहे की चीज रख ली तो उसमें जंग लग ही जाता है। अब अगर उसमें भूसा हो तो जंग भी लग जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि उसमें जो है जंग के साथ साथ जो है उसमें जो अनाज वगैरह वो जमने भी लगते हैं। कई बार तो जम जाते हैं। अब किसान को उस मशीन की जरूरत अगले साल है, अब वो जो अगले साल लेने जाता है तो पता चला है तो खराब हो गई। थोड़ी सी सावधानी करनी है कि जब भी आप कोई भी मशीनरी वगैरह प्रयोग करते हैं तो उसकी साफ सफाई लगे हाथ कर लें, उसी दिन कर लें, उसके अगले दिन कर लें, और उसको ढक कर रखें, बारिश से बचा कर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मशीन सालों साल चलेगी, आपका खर्चा कम आएगा, तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, खर्चा कम आया तो। बिल्कुल सही। जैसे आपने कहा कि बरसात में जंग तो जरूर लगता ही लगता है, क्योंकि अधिकतर यंत्र लोहे के होते हैं या किसी भी मेटल के होते हैं, तो उसमें के सावधानी में क्या हम उस तरह की उनकी कोई ऑयलिंग, ग्रीसिंग या इस तरह की चीजों का भी ध्यान रख सकते हैं? देखिए पुरानी परंपरा रही है कि हम लोग कुछ चाकू हंसिया वगैरह होते थे तो उस पर थोड़ा कोई ऑयल ले करके उसको रख देते थे। वैसे ग्रीसिंग वगैरह लगाने का है प्रोविजन। उससे क्या होता है कि जो आर्द्रता है, नमी है, और जो मेटल है उसके बीच का कांटेक्ट खत्म हो जाता है, तो इसमें आपका जो है जंग लगना कम हो जाता है। तो एक तो ये कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरी चीज है, हम लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि किसान जो भी मशीनें यूज करें उसके बाद तुरंत उसको साफ सफाई करके अगर पेंटिंग वगैरह कर देते हैं तो वो भी आपकी नमी से बचाता है। आप ये आयलिंग करने के बजाय अगर पेंट वगैरह करके रख देते हैं तो बचाता है। कोशिश करें कि इसको हमेशा साइड में रखें, हमेशा ढक कर रखें, हमेशा सही जगह रखें, और दूसरी चीज है कि हमेशा जमीन से थोड़ा ऊपर उठा के रखें। डॉक्टर साहब, ये तो आपने ग्रीसिंग की और ऑयलिंग की बात करी, तो हमारे जो कृषि यंत्र होते हैं उसमें कुछ बड़े आकार के होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। जो बड़े आकार, जैसे हम ट्रैक्टर की बात करते हैं, तो इनकी क्या कोई खास देख रेख होती है बरसात के मौसम में? देखिए होता क्या है कि आप देखे होंगे बारिश के दिनों में आप आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है। किसान भाई दिन में सुबह से लेकर शाम तक किसी कार्य में अपने ट्रैक्टर को प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है कि ऑयल वगैरह जितना भी डीजल वगैरह उसमें भरे हैं वो लगभग खत्म हो जाता है और 10-20% बचता है। किसान भाई
कोशिश करते हैं चलो ठीक है कल भर लेंगे, लेकिन होता है क्या है, उस खाली जगह को भरने के लिए जो एटमॉस्फेयर का नमी वाला हवा है वो चली जाती है और रात को कंडेंस होकर पानी बन जाता है और उस डीजल के साथ वो मिक्स हो जाता है। तो ये ट्रैक्टर के लिए आगे के लिए प्रॉब्लम करता है। तो कोशिश करें कि उसी दिन शाम को जो है भर लिया करें, शाम को पूरे टंकी को फुल कर लें। टंकी को फुल करने से क्या होगा कि वो जो है आपको आगे नमी नहीं आएगी अंदर। और दूसरी चीज है, ट्रैक्टर को खासकर उसके मफलर और एयर क्लीनर वगैरह होते हैं उनको हमेशा ढक के रखें। अगर आप ऐसा ढक के करते हैं तो आपका ट्रैक्टर हमेशा चलेगा। कोशिश करें कि हमेशा शेड के अंदर जो है उसको चलाते रहें। जब तक आप शेड के अंदर उसको रखेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं हो। जब भी आप चला के आए एक छोटा सा शेड बनाएं और उसमें रखें, सुरक्षित रखें। और ट्रैक्टर के लिए दूसरी सावधानी यह है कि उसके कई बार कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका ट्रैक्टर रिम वगैरह है, इसको सफाई कर लें। कीचड़ से आप आते हैं, खासकर आजकल बुआई का सीजन चल रहा है आपके धान की, उसके लिए पलेवा वगैरह करके उसके अंदर जो है पडलिंग वगैरह करते हैं। और जैसे ये पडलिंग करते हैं, इस पडलिंग के बाद जो है ट्रैक्टर बहुत ही कीचड़ युक्त हो जाता है। तो जब आपका काम खत्म हो गया तो उस काम खत्म होने के बाद आप कोशिश करें कि उसकी साफ सफाई करके, देखिए साफ सफाई किसी भी चीज की करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो साफ सफाई एक बहुत बड़ा ध्यान है। दूसरा चीज है कि आप साफ सफाई के बाद उसको सुखा लें। कई बार दिन में अगर थोड़ा सा धूप हुई तो उसमें आ जाए, अदरवाइज कुछ कपड़े वगैरह लेके पोंछ लें और ये हमेशा करते रहें। इससे क्या होगा कि आपके ट्रैक्टर की लाइफ भी रहेगी और आपके मेंटेनेंस वगैरह पे खर्चे भी कम आएंगे। खासकर आप जब भी काम करने के बाद शाम को टंकी को पूरा फिर से फुल कर लें, भर लें जितना आपके पास है। उससे क्या उसके अंदर नमी इकट्ठा नहीं होगी। दूसरी हम बात करते हैं जैसे थ्रेशर मशीन है, तो उससे तो गेहूं निकालने हैं, अनाज निकालने हैं, उसकी एक खास देख रेख होती है। देखिए तो होता क्या है कि थ्रेशर हमेशा जब भी करते हैं तो ये बाहर ही करते हैं, सेट के अंदर रख करके नहीं, बाहर ओपन स्पेस में करते हैं यूज। गर्मी के दिनों मई जून में जब भी आपकी मड़ाई वगैरह होती है जिसको थ्रेशिंग कहते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर भूसा और अनाज कई चीजें भरी रहती हैं और उसको आप अगर सही से नहीं किए तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर इतना ज्यादा है, नमी इतनी ज्यादा है कि कोई भी अनाज आकर ऐसे बाहर छोड़ते हैं तो जमने लगता है। और अगर ये जमने लगता है तो इसको क्या करना है कि आपको धीरे धीरे उसको हटाना है। जब भी थ्रेशिंग करें, सफाई देखिए एक कभी भी एक प्रक्रिया है, एक आदत में रहे कि कोई भी मशीन यूज करें तो उसकी सफाई कर लें मशीन के बाद, और उससे आपकी बहुत सी बचत हो जाएगी। और उसको शेड में रखें, कभी भी आप बाहर न रखें, क्योंकि देखिए बहुत मूल्यवान है और आपका बहुत पैसे लगे हुए हैं, आपकी उसकी लाइफ अगर बढ़ानी तो आपको ये करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ये होता है कि हमारे किसान भाई कभी कभी खुद ही, जैसे कोई इंजन खराब हो गया किसी मशीन का, कुछ हो गया, विद्युत चालित भी बहुत से यंत्र होते हैं, तो खुद ही से करने लगते हैं। तो क्या इसके लिए खास देख रेख होती है या क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए ऐसा है कि बारिश के दिनों में चूंकि सुचालकता बहुत बढ़ जाती है, आपका बॉडी कंटेक्ट जो है हमेशा अर्थ जमीन से लगा रहता है। पहली चीज तो है विद्युत का काम तो कोशिश करें कि एक्सपर्ट से ही कराएं। और बाई चांस कभी बहुत जरूरी, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है तो अकेले में कभी नहीं करना चाहिए। हाँ जी। विद्युत का कार्य हमेशा 2-3 लोगों के साथ रहें, 2 लोग रहें, 3 लोग रहें। कभी इन केस कोई हल्की फुल्की दुर्घटना भी होती है तो कोई थर्ड पर्सन हो जो आपको बचा ले, कहीं से विद्युत का जो है ऑफ कर दे, कुछ कर दे। तो अकेले में कभी काम न करें, ऐसी हिम्मत न करें, क्योंकि दुर्घटना कभी भी घट सकती है और आप अकेले होंगे तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। और जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि दराती, खुरपी, फावड़ा ये हमारे परंपरागत उपकरण हैं जो हमेशा से आज भी यूज होते हैं छोटे मोटे काम के लिए। तो वही जैसे स्प्रेयर मशीन है, ड्रिल मशीन है, लेबलर है, डस्टर है, सीड ड्रिल है, तो इनके लिए हमें किस तरीके की ध्यान रखना है? देखिए सीड ड्रिल के लिए तो मैं बताऊंगा कि होता क्या है कि अब बुआई का सीजन चल रहा है। मान लीजिए धान की बुआई सीड ड्रिल से तो नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी चीजों की बुआई जब करते हैं तो सीड ड्रिल में कई बार उसके अंदर अनाज कहें या उसका बीज कहें वो रह जाता है। और दूसरा, जब भी सीड कम फर्टी सीड ड्रिल होता है उसमें फर्टिलाइजर भी डालते हैं किसान। और बारिश के दिनों में क्या होता है, वो फर्टिलाइजर जो है थोड़ा सा कंडेंसेशन उसका मॉइस्चर का होने के बाद जो है उसके अंदर पिघल करके उसके साथ अटैच हो जाता है। तो इसका प्रयोग करने के बाद बारिश से पहले उसको बढ़िया से धुलाई कर लें। अच्छा। और बढ़िया से धुलाई करके सुखा करके कहीं बहुत बढ़िया से उसको ढक कर, क्योंकि अभी उसका प्रयोग नहीं आने वाला है। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये आपकी सीड ड्रिल बहुत दिनों तक चलेगी। और हर चीज को मैं कहता हूँ कि जब भी कोई इम्प्लीमेंट करें तो उसको थोड़ा सा
जमीन से उठा कर रखें, 5-6 इंच 2-3 ईंटे के ऊपर रखें। उससे क्या होगा कि कभी भी उसमें रस्टिंग नहीं आएगी। तो प्रतिमा देखिए, आपने बारिश की बात की और बारिश में इतनी सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर HL कुशवाहा जी। तो चलते चलते समय बहुत कम है डॉक्टर साहब, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में हमारे किसान भाई बहन कृषि यंत्रों उपकरणों का कैसे ध्यान रखें? देखिए, जैसे बारिश के समय में हम हर चीज को बचाने की कोशिश करते हैं। इम्प्लीमेंट हमारे बहुमूल्य होते हैं और हमारे लिए बहुत काम आते हैं। अगर आपने ऐसा उसको नहीं किया, संरक्षित नहीं किया, जैसे कि खुद को करते हैं, हम अपने को छाता लगा लेते हैं जब भी बाहर जाते हैं, तो उसी तरह से हमें शेड में रखना है, थोड़ी ऊंचाई पर रखनी है और साफ सफाई तो कर ही लेना है। इवन शेड में भी आप रखते हैं तो बिना साफ सफाई किए अगर आप रखते हैं तो नमी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी अनाज उसके अंदर, बीज उसके अंदर है, वो जम जाएगा और आपकी मशीन को खराब कर देगा। तो डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अब हमारे बहुत सारे बड़े किसान हैं, कुछ छोटे किसान हैं, कुछ युवा किसान हैं और सब आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो विशेष सावधानियां, क्योंकि अभी बरसात और आएगी, और तो क्या क्या सावधानियां पूरा संक्षेप में, पूरा अगर समग्र रूप से आप हमें बता दें। देखिए, आजकल जो बड़े किसान हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, ड्रोन की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भी इस्तेमाल हो रहा है, धीरे धीरे बहुत चीज़ों का हो रहा है। तो हम हर चीज़ के लिए कोशिश यही करनी है कि मॉइस्चर, नमी एक बहुत मेटल के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो भी हम मेटल यूज करते हैं एग्रीकल्चर में वो MS स्टील होता है, माइल्ड स्टील होता है, जो कि जंग बहुत आराम से पकड़ता है। तो कोशिश करें किसान भाई कि जितने भी इम्प्लीमेंट हैं उसकी या तो पेंट समय समय पे करते रहें, जिससे कि जो पार्ट आपको यूज नहीं हो रहा है वहाँ पे पेंट करें, जो पार्ट डायरेक्ट लग रहा है वहाँ पे हल्की सी जो है ग्रीसिंग कर दें या हल्की सी ऑयल लगा दें, जिससे कि नमी और उसके बीच, मेटल के बीच का कंटेक्ट खत्म हो जाए। इसके लिए बीच में ग्रीस लगाएं। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत समय तक जो है आपका मशीनें चलती रहेंगी। डॉक्टर साहब, एक बात और कि देखिए, जैसे कि आपने कहा कि हम सभी जानते हैं जो कृषि यंत्रों का रख रखाव बहुत जरूरी है। क्या आपके संस्थान द्वारा या किसी भी कृषि संस्थान द्वारा इस तरह का कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होता है जहां किसान इस बारे में थोड़ा प्रशिक्षण ले सकें कि अपने जो भी यंत्र हैं उनका रख रखाव किस तरह से करें, खासतौर से बरसात के मौसम? देखिए, हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पे जो भी किसान भाई हमारे हमेशा जाते रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हमारा एक मेन सोर्स है किसानों से कनेक्ट करने का, और हर किसी विज्ञान केंद्र जो है इस विषय में बताता रहता है, समय समय पे उनको बताता रहता है कि आपको इम्प्लीमेंट के कैसे करनी है। वैसे किसान अब पहले से बहुत जागरूक हो गए। अब मैं देखता हूँ कि किसान अपने मशीनों के प्रति बहुत सजग रहते हैं और उसको बहुत सफाई करते हैं और पेंट वगैरह भी करके रखते हैं, सुंदर भी लगता है, काम भी अच्छा करता है। तो डॉक्टर साहब, आज आपने जो बरसात के मौसम में कृषि यंत्रों का रख रखाव कैसे करना है इस पर बहुत ही अच्छे से और विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ थे डॉक्टर HL कुशवाहा, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। अब समय है विदा लेने का, तो रजनीश, हम अपने सभी सुनने वाले सभी किसान मित्रों से लेते हैं विदा और कहते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।